हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्यारे बच्चों, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर बाय शोभित सर पर। इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने रीड किया, रेजिस्टेंस को रीड किया, यानी कि प्रतिरोध को पढ़ा, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा। उसके जस्ट अपन बात करके चले तो हमने ईएमएफ को देखा था। ईएमएफ का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल के लिए पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में जो विद्युत वाहक बल से रिलेटेड जो टॉपिक था, विद्युत वाहक बल अपन ने क्या देखा कि भाई ये खुले परिपथ में होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बंद परिपथ में होता है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या था? ठीक है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था दो पॉइंट के बीच में विभव का पतन, यानी कि कितना इसमें ड्रॉप हो रहा है, वही एक तरीके से क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध का मीनिंग क्या है? एक तरीके से देखो, यहां पर हम लोग रीड करते हैं कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मीनिंग है बेटा इसका? कि इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो सेल होता है, सेल किसी न किसी मेटल का बना होगा और उनका खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे जो अपन ने यहां पर यूज में लिया द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द, तो अपोजिशन का मीनिंग क्या हुआ? एक तरीके से क्या करना बेटा? अपोज करना। क्या करना हो गया इसका मीनिंग? अपोज करना। किसको? करंट को अपोज करना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी किसी भी सेल के अंदर। तो यहां पर अपन ने बोला थ्रू इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो किसी भी सेल के अंदर जो करंट को अपोज कर रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से इंटरनल रेजिस्टेंस को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे एज ए एग्जांपल यहां पर अपन बात करके चलें तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, यानी कि जो सेपरेशन यानी कि जो उनके बीच की डिस्टेंस थी, ठीक है, ऑफ द सेल मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट टू फ्लो एंड कॉन्सिक्वेंटली ए हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मीनिंग है बेटा इसका? इसका एक सीधी सी लैंग्वेज के अंदर अपन इसको देखें तो एक तो पहली चीज तो क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, यानी कि दूरी हो गई, और दूसरा इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होती है वो भी इसके अंदर बहुत डिपेंड करेगी। जैसे यहां पर अपन एक सेल बनाते हैं, देखो ये मैंने कोई भी सॉल्यूशन फिल किया तो ये इलेक्ट्रोड की लेंथ हो गई। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर। ठीक है, सेल के लिए तो मैंने क्या बोला यहां पर कि एक तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैटर करेगी और एक इलेक्ट्रोड की लेंथ जो होगी वो भी इसके अंदर मैटर करेगी। तो मतलब कि हमने बोला कि यहाँ पर जो एनोड कैथोड की रिगार्डिंग अपन ने बोला या कोई भी दो पॉइंट के रिगार्डिंग हमने बोला वो डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन पॉइंट और लेंथ, ये दोनों चीज के अंदर मस्ट ही वेरी करेगी। अब सेकेंड पॉइंट क्या था? ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब कोई भी सेल जितना अच्छा काम करेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होता जाएगा? लेसर, मतलब कम होता जाएगा। ये तो अपने को पता ही है कि भाई रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? अपोज करना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है बेटा? अपोज करना। तो अपोज करने का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से कंडक्टिविटी, मतलब कौन सेल जितना बढ़िया काम कर रहा है उतना ही कम रेजिस्टेंस होता जाएगा वहां पर उसका। ठीक है, इनिशियली इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको रेजिस्टेंस के टर्म में भी बताया था, यानी कि प्रतिरोध के लिए भी बताया था कि प्रतिरोध जो होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। और ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस ही तो है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब आंतरिक प्रतिरोध ही तो है, तो आंतरिक प्रतिरोध भी किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग क्या रीड करके चल रहे हैं? The internal resistance of a cell is inversely proportional to the common area of the electrode dipping in the electrolyte। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये क्या मीनिंग है इसका? किस पर डिपेंड करेगा ये? थर्ड पॉइंट का मीनिंग ये है जितना एरिया इसका डिप हो रखा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उस पर वेरी करेगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो उसके अंदर हम लोगों ने जितना पोर्शन डिप किया हुआ है वो उस पर वेरी करेगा ही करेगा। आपके पास यहाँ पर क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर आ रहा है यहाँ तक समझ में? अब जैसे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। अब ये तो बात वही होगी एक तरीके से, अपन पहले भी इस पॉइंट को देख चुके हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध था किसी भी सेल का,
नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो। लेकिन अपन ने एक चीज और पढ़ी थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अंदर भी ये पॉइंट तो कॉमन था, लेकिन वो किसी भी फिजिकल डेटा पे, यानी कि कोई भी जैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया यानी कि लंबाई हो गई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, उन पे निर्भर नहीं कर रहा था। यही पढ़ा था हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास के अंदर। तो अब देखिए नेचर ऑफ लाइट के अंदर अपन ने, सॉरी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड के अंदर अपन ने इस चीज को डिफाइन किया यहाँ पर। नेक्स्ट जो अपन इस चीज को रीड करके चल रहे हैं वो 1, 2 और 3 जो पॉइंट है वो कहाँ से डिफाइन हुआ बेटा, यहाँ से डिफाइन हो रहा है। कैसे देखो, ये कोई भी सेल है जिसका ईएमएफ है ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया। ये क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब एक आंतरिक प्रतिरोध किसका, सेल का, इसलिए इसको बॉक्स में बंद किया हुआ है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। ये है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब जिसे अपन बोल सकते हैं बाहरी प्रतिरोध, जो अपन ने एक्स्ट्रा यूज में लिया है। और इसके अंदर करंट कौन सी फ्लो हो रही है बेटा, भाई पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है करंट, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट चल रही है। अब देखो करंट यहां से चली बेटा, फिर इधर आई, इधर आई और इधर आई, मतलब करंट तो सेम ही चल रही है। अब मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक के अंदर ट्रिक बताई थी, सिस्टर की शॉर्ट फॉर्म बोला था, सीरीज करंट सेम। तो यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या बोला मैंने यहाँ पर, E इज इक्वल टू आई करंट चल रही है, आई, ये भी रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में, R1 प्लस R2, यही है R1 प्लस R2। E इज इक्वल टू IR प्लस IR, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक, IR प्लस IR। ये रहा देखिए, ये रहा देखिए, यहां पर क्या किया है, नीचे शुरू किया है, मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर दिया, बात दोनों की घूम फिर के वहीं आ रही है। IR को किससे रिप्लेस किया, कैपिटल V से, स्मॉल IR को किससे रिप्लेस किया, V से। इस अकॉर्डिंग आपको समझना है या इस अकॉर्डिंग समझना है, जिस भी अकॉर्डिंग समझना है आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये एक तरीके से दोनों रिवर्स हो गया, बात तो दोनों की सेम ही है, ठीक है भाई। ये भी रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप रखेगा और ये भी वोल्टेज ड्रॉप रखेगा। तो बड़ा वाला जो रख रहा है वो तो कैपिटल V से डिनोट किया, छोटा वाला जो रख रहा है वो स्मॉल v से डिनोट किया बेटा। फिर V इज इक्वल टू क्या हुआ, IR, छोटे वाले के लिए क्या हुआ, I इंटू स्मॉल r। आ गया बेटा समझ में, I R प्लस R हो गया। I की वैल्यू निकालेंगे तो E के इक्वल है, R प्लस R नीचे आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये क्या हो गई बेटा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन, यानी कि इस सर्किट की ये इक्वेशन हो गई। इससे भी आप लोग देख सकते हो यही चीज है, सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r मैंने बोला, ये कैपिटल R बोला, करंट सेम चल रही है, ठीक है। अब ऐसे चल रही है करंट, तो करंट I करंट है, R और R, तो I इक्वल टू I R प्लस R। उसी अकॉर्डिंग अपने पास ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो सेल के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज में आएगा। एक तो ये पॉइंट रीड कर लो या फिर ये पॉइंट रीड कर लो, दोनों का मीनिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल E, V और R के अंदर अपन कैसे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, कि रिलेशन किस तरीके से आ रहा है। देखो ये चीज हम लोगों ने बोल दी, अब ये भी बोले, ठीक है, E इज इक्वल टू EV प्लस V। स्मॉल v का मतलब क्या हुआ बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, तो स्मॉल v इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, तो V स्मॉल v इक्वल टू I R मैंने रिप्लेस कर दिया, और एक कैपिटल V है, इसको किससे लिखिएगा, I R से, यही तो किया हमने, ठीक है। E इज इक्वल टू V प्लस V, और V प्लस V किया तो स्मॉल v का मतलब स्मॉल r आ गया, I इंटू स्मॉल r, I इंटू स्मॉल r। इस IR को निकालने के लिए हमने क्या किया, इस V को हम लोग उस साइड लेके गए, तो E माइनस V इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, IR हो गया। क्लियर है, E माइनस V इक्वल टू कितना हुआ बेटा, IR। तो IR की अपने पास यहाँ पर रिप्लेस हो गया, मैंने दोनों साइड इसे कैपिटल IR से डिवाइड, यानी कि कैपिटल IR से डिवाइड कर दिया। तो कैपिटल IR से डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे, इधर भी कैपिटल IR इधर भी कैपिटल IR, तो मैंने बोला I स्मॉल r अपॉन IR इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I इंटू R, यही है। I से I कैंसिल, आपको वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है बेटा, स्मॉल r की। स्मॉल r की वैल्यू डिफाइन करनी है तो कैपिटल R मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, डिवाइड में किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। और इसे हम लोगों ने क्या रिप्लेस किया,
आई आर मतलब V, ये डिवाइड में था, इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या E, ये हो गया हमारे पास E बाय V, या माइनस का साइन हो गया 1, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, R आ गया हमारे पास। यहाँ तक आया नहीं आया बेटा समझ में, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत चल रही है इसमें कि भाई हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई थी, पहले भी हम लोग इसके जस्ट पहले वाली टॉपिक पे अंदर भी ये इक्वेशन बनाते हुए चल रहे हैं, फिर हमने इनको क्या किया, कैपिटल आई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, दोनों साइड डिवाइड करने के बाद आई से आई ठीक है कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट करने के बाद आर डिवाइड में आया यानी कि भाग में आया, इधर कर दिया गुणा में, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, आर आ गया हमारे पास यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग बात करके चलते हैं बेटा, जैसे हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर यूज में लिया, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड। वोल्ट मीटर मेथड का मतलब क्या हुआ, वोल्ट मीटर हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा, मैंने आप लोगों को बताया है पैरेलल में वोल्टेज सेम, ट्रिक बताई थी पवन वर्मा सर। पैरेलल में क्या सेम रहता है बेटा, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, तो इसीलिए वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया है। आगे बात समझ में बेटा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बात आती है जैसे की, ये की कैप का मीनिंग है की, यहाँ पर भी के का मीनिंग है की का मतलब होता है बेटा कुंजी, कब खुला परिपथ होगा कब बंद परिपथ होगा, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करके चलेंगे। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है बेटा ओपन सर्किट, मैंने आप लोगों को अभी बताया ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में। क्या था ओपन सर्किट क्लोज सर्किट के बारे में मीनिंग, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ईएमएफ को डिस्कस किया था। ईएमएफ का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ जो था विद्युत वाहक बल, वो खुले परिपथ में ही आता है, यानी कि ओपन सर्किट में ही आता है। तो लिखा हुआ है देखो, ईएमएफ इज मेजर्ड, ठीक है। और इसके अंदर क्या था बेटा, कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में मैंने आपको बताया करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा तो करंट रो होगी, करंट रो हो गई। और इसमें क्या कैलकुलेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओपन सर्किट यानी खुले परिपथ में तो क्या कैलकुलेट होगा बेटा, ईएमएफ कैलकुलेट होगा, विद्युत वाहक बल कैलकुलेट होगा, और बंद परिपथ में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा। मतलब कि जिसे अपन बोल सकते हैं विभव पतन दो बिंदुओं के मध्य का। आया पॉइंट समझ में बेटा। फिर ईएमएफ जो है वो ओपन सर्किट के लिए है, ठीक है, पीडी जो है वो क्लोज सर्किट के लिए है। पोटेंशियल डिफरेंस ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका पूरे का कंक्लूजन यही है कि ईएमएफ है ओपन का, पीडी है क्लोज का, ठीक है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर किस तरीके से होगा बेटा, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइन एंड टू एंड। मतलब कि जब बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट करने के लिए दो या दो से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो दो या दो से ज्यादा सेल कनेक्ट होंगे, तो इस कंडीशन में दे आर जॉइन एंड टू एंड। जैसे पहले वाले का ये एंड है तो दूसरे वाले का प्लस पॉइंट आ गया, तो एक भाई ये जैसे सेल है, ये भी सेल है, तो इनका एंड टू एंड का मतलब जैसे ये दो एंड है पहले सेल के, फिर ये दो एंड है दूसरे सेल के, तो एंड टू एंड यानी कि एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट होगा, एंड टू एंड, सो दैट द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू ईच सेल। अब आपको पता है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू ईच सेल दैट द सेम, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो क्या रहती है, सेम रहती है। तो बात वही तो हो गई एक तरीके से। मैंने ट्रिक बताई थी सिस्टर की शॉर्ट फॉर्म, सीरीज में करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो बात वही पड़ गई ना कि भाई आपको क्या करना है, इसके अंदर सब चीज सेम रखते हुए चलने, मतलब करंट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। अब सेम कब होगी, देखो सेम होने का रीजन क्या है, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। बात वही हो गई, ईएमएफ क्या था, वोल्टेज ही था। मैंने आपको बताया जब इसमें करंट सेम होगी तो डिफरेंट क्या होगा, यानी कि अलग क्या होगा, वोल्ट था यानी कि वोल्टेज अलग होगा। तो ईएमएफ एक तरीके क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हम लोगों ने बोल दिया इंडिविजुअल ईएमएफ। तो इसे इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें। फिर सेकंड पॉइंट में हमने क्या बोला, द करंट इन ईच सेल इज द सेम।
अब आपको पता है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में करंट क्या रहनी है, सेम रहनी है, एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट, मीनिंग बात तो वही हो गई कि आपको करंट कुल मिला के इस पूरे सर्किट के अंदर सेम बतानी है, तो करंट सेम हमने बताई दी इस सर्किट के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसी पॉइंट पे लिखा हुआ है द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखिए ये वाला मेन पॉइंट है, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब मैंने बोला R इज इक्वल टू जो होगा, R इक्वलेंट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। 3 होगी, 4 हो गए, 5 हो गए, तो R4 R5 वो रेड हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास मेंशन है ये फॉर्मूला। अब बात आती है आया कहाँ से, भाई मैंने बोला टोटल ईएमएफ जो है बैटरी का वो क्या है, NE, ठीक है। इंटरनल जो है वो है NR, हमने एक एक्सटर्नल जोड़ दिया वो R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR प्लस R। करंट डिफाइन करते तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R, यही होगा I इक्वल टू V बाय R। लेकिन I इज इक्वल टू जो V बाय R है ये किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, देखो तो I इज इक्वल टू V बाय R किस तरीके से डिफाइन होगा हमारे पास यहाँ पर, कि यदि हम लोग इसको लेकर चलें यहाँ पर तो किस तरीके से लेकर चलेंगे, NR प्लस R है। अब NR प्लस R हो गया हमारे पास, लेकिन तुम्हारे माइंड में कि सर ये आया कहाँ से, इस पॉइंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है कि सर ये पॉइंट आया कहाँ से। तो आया कहाँ से देखो, इसके बाद वाली स्लाइड के अंदर अपन इस चीज़ को डेरिवेशन को देखेंगे कि भाई ये NE NR प्लस R ये किस तरीके से अपने को मीट हुआ। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या बोला आपने, I इक्वल टू V बाई R। तो पोटेंशियल कितना है बेटा, यानी कि वोल्टेज कितना है, NE, यही है वोल्टेज, तो NE। R टोटल R कितना निकाला, NR प्लस R, NR प्लस R ये लिख दिया। लेकिन अब तुम्हारे माइंड में कि सर ये कहाँ से आया या ये कहाँ से आया, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ से आएगा अपने पास। तो नेक्स्ट देखो अपने पास जो पॉइंट है वो ये है कि I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R किस तरीके से अपने को मीट हुआ। तो ये नेक्स्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये देखते हुए चल रहे हैं अपन कि किस तरीके से आ रहा है। कंक्लूजन क्या निकला, अभी तक जो अपन ने पढ़ा ये सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ा, इसका क्या कंक्लूजन है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो था वो नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अपने को पता ही है ये जो हमने बाहर से जोड़ा है, कैपिटल R जोड़ा है, ये इन सबके सम से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा ही होगा, मतलब वेरी करता हुआ मिलेगा, यानी कि बढ़ता हुआ ही मिलेगा। देन द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। और जब आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस कम मिलेंगे तो आपको पता है करंट की वैल्यू क्या होगी। देन द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे टू गेट मैक्सिमम करंट, तो हमें करंट कैसे मीट होगी, मैक्सिमम मीट होगी। भाई रेजिस्टेंस कम हो गया ना, लगभग नेग्लिजिबल ही बोला है, तो रेजिस्टेंस कम बोला है अपन ने, तो करंट क्या होगी, बढ़ती हुई मीट होगी हमें यहाँ पर। अब देखिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वो तुम्हारे माइंड में कि सर ये NE कैसे लिया हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन जो था अपना वो NE किस तरीके से लिया। तो NE लेने का क्या रीज़न है बेटा, देखो NE लेने का रीज़न ये था उसमें कि मैंने क्या किया, पहला सेल, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल, ये इसका इंटरनल, ठीक है, 3 सेल हो गए, E1 R1, E2 R2, E3 R3, ठीक है, ये इक्विवेलेंट पॉइंट हो गए, इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया। कॉम्बिनेशन कौन सा है बेटा, सीरीज। सीरीज में क्या सेम रहती है, मैंने अभी बताया आपको, सीरीज में सेम रहती है करंट, ठीक है। तो डिफरेंट क्या हुआ, वोल्टेज। इसके पहले वाले टॉपिक के अंदर अपन ने जो रीड किया वो क्या रीड किया, देखो ये इक्वेशन पढ़ी थी, तो ये हो गया, ठीक है। तो आपको यहां से यदि अब वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। V की वैल्यू कितनी लिखी, E माइनस आई आर लिख दिया, E माइनस आई आर, ठीक है। तो यहां तो क्या निकलेगा, V इक्विवेलेंट, ये वाला पॉइंट V1, ये बेटा V2 और ये बेटा V3। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज।
सीरीज में सेम क्या, करंट, श्रेणी क्रम में धारा समान, तो डिफरेंट क्या हुई, वोल्ट था, यानी कि अलग क्या हुई, वोल्टेज। तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोला बेटा हमने, यही है V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्विवेलेंट यहां से देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, धारा तो समान है तो धारा में कोई चेंजेस नहीं हुए। पहले वाले सेल के लिए E1 माइनस IR1 प्लस, ये माइनस का साइन है, E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब E वाली टर्म को अपने को अलग से रख लेना है, R वाली को अलग से रखते हुए चलेंगे ताकि कंपैरिजन हो जाए। E1 इसकी पहली, तो दूसरे वाले की भी पहली और तीसरे वाले की भी फर्स्ट टर्म, E1 प्लस E2 प्लस E3। इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, कंपेयर कर रहे हैं हम, यानी कि तुलना कर रहे हैं दोनों की। E इक्विवेलेंट कितना है बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3, माइनस का I और माइनस का I सेम, कंपेयर में यही होता है। और बेटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस, ये लीजिए। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें बेटा कि इन पॉइंट्स के लिए, इफ इन सेल आर कनेक्टेड, यहां पर n सेल जुड़े हुए हो तो EMF आपने क्या निकाला, E इक्विवेलेंट कितना निकाला, E1 प्लस E2 EN, और R इक्विवेलेंट कितना निकाला बेटा, RN, यही निकाला है, E1 E2 से लेकर EN तक और R1 R2 से लेकर RN तक। ठीक है, इफ जो जितने भी हमने सेल लिए हैं, सेल आर सेम, सेल आर सेम का मतलब क्या है, EMF सेम होने का मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, इफ द EMF ऑफ द सेल आर सेम, मतलब डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सेल आर सेम मतलब सारे सेल सेम हो, मतलब सेम वोल्टेज के हो। सेम वोल्टेज के हो तो बेटा E इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, जैसे E है और आगे चलते जाएंगे, जैसे 10 सेल कनेक्टेड है तो आप लोग क्या लिखोगे, 10E, तो 10 का मतलब क्या, नंबर, और E का मतलब EMF, तो NE हो गया। आगे मीनिंग समझ में, NE। ऐसे ही R इक्विवेलेंट में क्या लिखोगे, NR। आगे आप तो समझ में, ये तो अपन ने पढ़ा है, इसके पहले वाली स्लाइड में यही तो देखा था, NE और NR। ठीक है, फिर टोटल रेजिस्टेंस, उस सर्किट में आपने R इक्विवेलेंट जो था वो क्या बोला, NR प्लस R, क्योंकि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ यूज में लिया था उस सर्किट के अंदर, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R यूज में लिया था तो उसके लिए होगा ये। तो टोटल करंट कितनी निकली, सेम पॉइंट वही हो गया। अब तो कितनी निकली, I इज इक्वल टू V बाय R। V का मीनिंग क्या है बेटा, V का मीनिंग वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज टोटल कितना है, NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस R। यही पढ़ा है हमने इसके पहले वाली स्लाइड में, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। यही था अपने पास कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब